नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण कर रहे थे। काव्य लक्षण हमारा कंप्लीट हो गया था और भारतीय काव्य शास्त्र पर परिचर्चा आज हम लोग करेंगे। काव्य शास्त्र के अंदर का टॉपिक रहेगा काव्य हेतु। तो चलिए आज के शस्त्र की शुरुआत करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग पढ़ेंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे नेट जेआरएफ हो या टीजीटी पीजीटी हो, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कि काव्य हेतु। हेतु जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? हेतु का शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? हेतुर्णा करणम। क्या होता है? हेतुर्णा करणम, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेतु कारण को कहते हैं। अब काव्य हेतु का अर्थ क्या है? काव्य हेतु का अर्थ है कि काव्य के उत्पत्ति का कारण। क्या है? काव्य के उत्पत्ति का कारण काव्य हेतु का अर्थ है। उसके आगे है कि किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण को क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं। तो इसके बारे में बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है? काव्य हेतु के बारे में बाबू गुलाब राय ने कहा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, उसे हम काव्य हेतु कहते हैं। ये बात किसने कही? बाबू गुलाब राय ने कही। उसके आगे अगला पॉइंट है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये इसके 3 भेद हैं। कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिससे कवित्व का बीज माना जाता है। प्रतिभा को क्या माना जाता है? कवित्व का बीज माना जाता है। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। किसने माना है? आचार्य भामा ने माना है। आगे देखते हैं। उसके बाद आचार्य भामा ने श्लोक दिया है काव्य हेतु। क्या दिया है कि गुरु प्रदेशो धत्यम शास्त्रम जड़ध्यम प्लेयम काव्यम तु जयते जस्तु कश्यति प्रभाति भविता। ये बात किसने कही है? ये बात भामा ने कही है काव्य हेतु के बारे में। उसके बाद आते हैं, दूसरा पॉइंट है कि आचार्य दंडी ने यानी प्राकृत या नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप में काव्य का सृजन का हेतु माना है। क्या माना है? काव्य सृजन का हेतु माना है। इन्होंने कहा है कि नैसर्गिक चा प्रतिभा श्रुत चा बहुनिर्लम आनंदम सचभियोगास्यम करणम काव्यम संपदा। ये बात किसने कही है? ये बात दंडी ने कही है काव्य हेतु के लिए। अगला पॉइंट है, बामन ने क्या कहा है काव्य हेतु के लिए? बामन ने कहा है कि काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या किया है? काव्य हेतु के स्थान पर काव्याम शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक विधा और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है और क्या कहा है कि लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्याज्ञान, कि लोक की विद्या और प्रकीर्ण को ही काव्य हेतु या काव्यांग ही कहते हैं। उसके बाद आचार्य ने कि लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार और विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला और
काम शास्त्र तथा दंड नीति को प्रयोग किया है इन्होंने। और स्पष्टता क्या कहा है कि विद्या से ही उनका अर्थ व्युत्पत्ति है। प्रकीर्णन के अंतर्गत उन्होंने लक्ष्य, गव्य, काव्य परिचय, अभियोग काव्य रचना का उद्योग क्या माना है कि वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान, चित्त की एकाग्रता को लिया है इन्होंने। वामन प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मानते हैं। कवित्वस्य बीजम प्रतिभावान कवित्व बीजम, काव्य से ही बीज प्रतिभा का कवित्व बीज है। उसके बाद आते हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है? आचार्य रुद्रट ने शक्ति प्रतिभा का इन्होंने दूसरा नाम दिया शक्ति, प्रत्युक्त और अभ्यास को ही काव्य हेतु मानते हुए कहा है कि काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा तथा उसके दो भेद किए। कौन कौन से? सहजा और उत्पद्या। सहजा नैसर्गिक शक्ति है तथा उत्पद्या जो है व्युत्पत्ति शक्ति है। ये बात किसने कही है? रुद्रट ने कही है। आचार्य रुद्रट जी ने ये बात कही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आचार्य रुद्रट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप में हेतु स्वीकार किया है। क्या कहा है? इनका जो काव्य हेतु लक्षण इन्होंने क्या कहा है कि शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्यांत वेच पढ़ांत काव्यज्ञ शिक्षाज्ञव्य इति हेतु इस्त दुदुबे। ये बात किसने कही है? मम्मट जी ने कही है कि निपुणता और अभ्यास से ही शक्ति और निपुणता, लोक शास्त्र ये सभी काव्य हेतु ही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जयदेव। अगले पॉइंट में है जयदेव। जयदेव ने चंद्रलोक में कहा है। जयदेव का जो ग्रंथ है चंद्रलोक, इन्होंने चंद्रलोक में लिखा है कि श्रुति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। क्या है कि श्रुति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के सहयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, उसी प्रकार से श्रुति और अभ्यास से कविता और श्रुत अभ्यास से प्रतिभा का बोध होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पंडित राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है कि काव्य का कारण है केवल कवि में रहने वाले प्रतिभा। क्या है? तस्य च कारणम कविता केवलम प्रतिभा, कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाले ही प्रतिभा है। प्रतिभा जो है इसका काव्य हेतु में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि माना गया है। क्या माना गया है? सर्वोपरि माना गया है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाले मानसिक शक्ति भट्ट तौत ने नए नए भावों को उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। प्रज्ञा नमो उन्मेषम शालिनी प्रतिभा विद्रम। ये बात किसने कही है? भट्ट तौत ने, कि नए नए भावों से उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है आचार्य अभिनव। आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या कहा है काव्य हेतु के बारे में? इन्होंने कहा है कि प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। क्या कहा है? प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है।
कि प्रतिभा अपूर्वम वस्तुम निर्माणम क्षमा प्रज्ञा, कि प्रतिभा जो है इसको अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में ही सक्षम कहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। कौन कौन से? करयत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। करयत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा, इन्होंने राजशेखर ने दो भेद प्रतिभा के किए हैं। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को करयत्री प्रतिभा कहते हैं तथा सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि करयत्री और भावयत्री प्रतिभा के दो भेद हैं। करयत्री कौन सी है? कि जो कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा हो उसको करयत्री कहते हैं, और भावयत्री जो है जो सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा हो उसे भावयत्री कहते हैं। ये बात किसने कही है? राजशेखर जी ने कही है। अगला पॉइंट है हमारा कि आचार्य भंग भट्ट। आचार्य भंग भट्ट ने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फूर्णशील सर्वोत्तोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा है कि अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। क्या कहा है? अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसको कहा है? प्रतिभा को कहा है। आचार्य भट्ट ने क्या कहा है कि ये नए नए अर्थों और उनके शब्दों से मिलकर जो उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, और बुद्धि से जो नए शब्द निकलते हैं या तर्क निकलते हैं उन्हीं को हम प्रतिभा कहते हैं। ये बात कितने कही है? ये बात कही है भट्ट ने। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि प्रतिभा जो है वो अंतःकरण की उद्भवित क्रिया है। अपने अंदर की जो तुम्हारे अंदर जो आप लोगों के अंदर जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्रिया होती है, उसी को ही प्रतिभा कहते हैं। नए नए शब्द ग्रहण करना, नए नए बातें विचार सोचना, ये बातें जो हैं विचार करना, इन्हीं को ही प्रतिभा कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का जो अर्थ है वो क्या माना गया है? बहुज्ञता और प्रगण प्रत्यय। राजशेखर ने लिखा है कि उचित और अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। क्या है? कि उचित और अनुचित का जो विवेक होता है उसी को हम व्युत्पत्ति कहते हैं। उचिता नुचिता विवेका उत्पत्तिम। उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास को क्या है कि काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार नित्य निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। अब जैसे है अभ्यास क्या है कि अगर ये क्लास है, ये हमारा काव्य शास्त्र चल रहा है और हमको काव्य शास्त्र नहीं आ रहा है, हम 1 से 2 बार या 3 बार या 4 बार अगर यही चीज़ पढ़ेंगे और इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें ये निरंतर प्रयास करने से या अभ्यास करने से हमको आने लगता है, ये ग्रहण होने लगता है। तो ये था काव्य हेतु। अब हम लोग देखेंगे काव्य प्रयोजन। क्या देखेंगे? काव्य प्रयोजन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। काव्य प्रयोजन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है कि काव्य रचना का उद्देश्य क्या है? काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय क्या है? काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है। क्या है? काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है। काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ हैं।
आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन भी बताए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। कौन कौन से काव्य प्रयोजन हैं और किन आचार्यों ने बताए हैं, उन को हम देखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहले आचार्य हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन बताए हैं? पहला है धर्म, दूसरा है यश, आयुष, हित, बुद्धि और वृद्धि। छठवां है लोक उपदेश, सातवां है दक्षता, आठवां है चरम विश्रांति प्राप्ति। क्या है? चरम विश्राम प्राप्ति। ये किसने काव्य प्रयोजन दिए हैं? ये आचार्य भरत मुनि ने दिए हैं। उसके बाद आते हैं भामा। भामा ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन दिए हैं? चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला और ज्ञान। उसके बाद है प्रीति। ये किसने दिए हैं? ये भामा ने। उसके बाद आते हैं दंडी। दंडी ने सिर्फ एक ही काव्य प्रयोजन दिया है, वो कौन सा है? लोक व्युत्पत्ति। क्या है? लोक व्युत्पत्ति। उसके बाद आते हैं वामन। वामन ने जो है वो कितने काव्य प्रयोजन दिए हैं? इन्होंने 2 काव्य प्रयोजन दिए हैं। कौन कौन से हैं? कीर्ति और प्रीति। कीर्ति और प्रीति। ये किसके हैं? वामन के हैं। उसके बाद आ जाते हैं रुद्रट। रुद्रट ने काव्य प्रयोजन कितने दिए हैं? इनके काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? धर्म, कीर्ति, अनर्थोपश्यम। क्या है? अनर्थोपश्यम, अर्थ और सुख प्राप्ति। इनके काव्य प्रयोजन हैं रुद्रट के 5। उसके बाद आते हैं आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने जो है वो कितने काव्य प्रयोजन दिए हैं? विनय उन्मुखीकरण और प्रीति, 2 दिए हैं आनंद वर्धन ने, विनय उन्मुखीकरण और प्रीति। उसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक ने कितने काव्य प्रयोजन दिए हैं? इन्होंने 3 काव्य प्रयोजन दिए हैं। कौन कौन से हैं? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परमानंद। इन्होंने कुंतक ने 3 काव्य प्रयोजन दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट ने कितने काव्य प्रयोजन दिए हैं? रसमय, सदोपदेश और परमाहद्र। कितने हैं? 2 महिम भट्ट के। अभिनव गुप्त के कितने काव्य प्रयोजन हैं? इनके 4 हैं। कौन कौन से हैं? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जया सम्मति उपदेश दूसरा है, तीसरा है परमानंद, चौथा है यश। उसके बाद आते हैं भोज। भोज ने कितने काव्य प्रयोजन दिए हैं? इन्होंने दिए हैं 2। कौन कौन से हैं? कीर्ति और प्रीति। कीर्ति और प्रीति और किसके हैं? वामन के काव्य प्रयोजन भी हैं। दोनों लोगों ने, भोज ने और वामन ने, दोनों लोगों ने सेम दिए हैं। कीर्ति और प्रीति दोनों लोगों ने ही 2-2 दिए हैं। उसके बाद आते हैं मम्मट। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताए हैं वो 6 बताए हैं। कौन कौन से हैं? यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षतय, अमंगल का नाश। शिवेतर क्षतय का मतलब है अमंगल का नाश। सद्या पर निवृत्ति। उसके बाद सद्या पर निवृत्ति, इसका अर्थ क्या है? कि तत्काल परमानंद की प्राप्ति होना। उसके बाद है कांता समित उपदेश। ये जो है ये काव्य प्रयोजन है जो महत्वपूर्ण है और ये एग्जामिनर किसी न किसी तरह से निष्कर्ष और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अवधारणा वाले, पूर्व ज्ञान वाले, उनको पूछ लेता है उन्हीं में रख के।